हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से लेकर स्टार्ट कर दी होगी आपने। ठीक है, तो हमारे बोर्ड एग्जाम, जैसे हमें पता है कि 22 फेब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी डेट को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आपका रिविजन स्टार्ट किया है। और यहाँ पे जो रिविजन हो रहा है हमारे इस वाले चैनल पे, जो आपका रिविजन हो रहा है वो सिर्फ क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड स्टूडेंट क्लास 10th का ही रिविजन है। और हम यहाँ पे कितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, हमारे पास 4 सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एसएसटी। कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि मैम इसको 2 वीडियोस में आप हमें करा दीजिए कि एक में हम वैसे लेके चलेंगे कि साइंस और मैथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, क्लासेस आपको पसंद आ रही है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे, अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको और बेटर दे सकूँ, लेकिन करने वाले आप हैं। अगर आप नहीं करोगे तो हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या था इसमें कि आपका जो 2 वीडियोस होंगी वो कैसे होंगी, एक वीडियो में आपकी साइंस और मैथ्स होगा। ठीक है, साइंस में आपकी फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी और मैथ्स होगा। सेकंड वीडियो जो आएगी आपकी, एक ही दिन में 2 वीडियोस हम कवर करेंगे। दूसरी वीडियो में वही आपकी 50 मिनट्स की वीडियोस होंगी। सेकंड वीडियो जो होगी आपकी, उसमें आपकी बायोलॉजी मिलेगा आपको और एसएसटी मिलेगा। सही है ना, एक में बायोलॉजी और एसएसटी कवर करेंगे और एक में हम अपनी साइंस और मैथ्स कवर करेंगे। तो हमारी कुल मिला के 3 सब्जेक्ट प्रॉपर हो जाएंगे। फिजिक्स मतलब साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा और एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स का 3 जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रही हूँ। और एक चीज़ हो रही है कि हमें जितने स्टूडेंट चाहिए थे उतने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब हमारी क्लासेस जो होगी 10 जनवरी से वो लाइव क्लासेस चला करेंगी। 8 से 9 की जो टाइमिंग होगी, या 7 से 8 की टाइमिंग, जो भी टाइमिंग होगी वो मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगी। 7 से 8 की टाइमिंग हम ऐसे रखेंगे कि साइंस और मैथ की होगी। फिर 1 आवर का गैप लेके 9 से 10 की जो टाइमिंग होगी आपकी, वो किसकी होगी, साइंस उसकी एसएसटी की, और किसकी होगी, बायोलॉजी की होगी। या फिर 1 घंटा आगे जा सकता है, 8 से 9 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 8 में मेरा थोड़ी सा काम होता है। 8 से 9 की जो टाइमिंग होगी आपकी, 8 से 9 की टाइमिंग में देखिए आपकी टाइमिंग कुछ इस तरह होगी, कंफर्म है। ये लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 10 जनवरी से, और 10 जनवरी से लाइव क्लासेस में आपका 8 से 9 बजे मिलेगी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, वही 50 मिनट के लेक्चर में। और 10 से 11 वाली की जो टाइमिंग होगी आपकी, 10 से 11 के बीच में, 11:10:50 तक या फिर 11 तक, जो भी हमारा लगेगा, उसमें एसएसटी और बायोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन होगा। मतलब हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे, मैंने कल भी आपको बोल दिया था कि हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे पास भी, कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डिटेल में पढ़ सके। डिटेल में नहीं पढ़ना, डिटेल में आप पढ़ चुके, जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। ये वाली जो टाइमिंग चल रही है वो रिविजन टाइमिंग चल रही है। चलिए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो लेक्चर होता है वो किसका होता है, केमिस्ट्री को लेकर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में आज हम यहाँ पे 3 टॉपिक लेके चल रहे थे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर 4 चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 4 जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हमारे 3 टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसमें से हमने एल्केन कंप्लीट किया था, एल्कीन कंप्लीट किया था। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, मैंने रिपीट किया है, कल हम पढ़ चुके हैं इसको। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। एल्केन से हमने बनाया था एल्काइल, एल्केन से हमने बनाया था एल्काइल, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। CnH2n+1, 2 एल्काइल इंपॉर्टेंट है, एक CH3 और एक आपका C2H5। इसका नाम होता है मिथाइल और इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, एक कार्बन पे अगर हमारी कार्बन एक है तो एक कार्बन पर C1 पे होती है मेथ, ये सब पढ़ चुके हैं हम। C2 पे होती है एथ, C3 पे होती है प्रॉप, C4 पे होता है ब्यूट और C5 पे होता है पेंट। C5 पे क्या होता है, पेंट। यही चीज जब एल्केन में जुड़ जाती है तो बन जाता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यही कार्बन अगर हमारी एल्केन वाले ग्रुप में जुड़ जाती है तो क्या बन जाता है आपका, मीथ का मीथेन,
2 कार्बन पे इथेन, 3 कार्बन पे प्रोपेन, 4 कार्बन पे ब्यूटेन और 5 कार्बन पे क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। और यही चीजें हमारी एल्कीन में जुड़ जाती है, यानी कि हमारा फॉर्मूला बनता है CnH2n। जितनी कार्बन है उसका डबल ही हमें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, जितनी कार्बन है उसका सिर्फ डबल आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी कि C2 है और H कितना है, 4 है। तो वो क्या होती है, हमारी एल्कीन है, 2 कार्बन पे ईथ होती है, ईन लगाओगे तो इथीन हो जाएगा। 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, प्रोप होती है, प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ब्यूट होता है, ब्यूटीन हो जाएगा। 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, पेंट होता है, पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम कल पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है, अपना एल्काइन पढ़ना है और कुछ ग्रुप्स पढ़ने हैं। तो देखिए हमें बनाना है CnH2n, सॉरी -2, है ना। यहाँ पे क्या है, CnH2n -2। एल्काइंस देख लेते हैं कि एल्काइंस क्या क्या है। एल्काइंस हमें बोलता है कि जितनी तुम नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हो, जितने तुम नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हो, हाइड्रोजन उसका डबल करना है और उसमें से 2 माइनस कर देना है। जितनी हाइड्रोजन आप ले रहे हो उसमें से 2 क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि मैंने C2 लिया, कार्बन कितनी ली, 2 ली, तो हाइड्रोजन पहले उसका डबल करना है। जितना हमने नंबर लिया है, n का नंबर लिया, उसका पहले डबल करोगे, क्योंकि यहाँ n है, यहाँ 2n है, तो डबल तो होना ही है। तो 2 का डबल होता है 4, और फिर उसमें से 2 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, C2H2। नेक्स्ट बनाते हैं C3 है, तो H कितना होगा, 3 2 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4। नेक्स्ट है आपका C4 है, तो H कितना होगा, 4 2 8, 2 कम करोगे 6, C4H6 हो जाएगा। C अगर आप 5 ले रहे हो तो H कितना हो जाएगा, 5 2 10, 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, C5H8। नाम बना लेते हैं। 2 कार्बन पे होती है ईथ, ईथ में आइन लगाओगे, इथाइन। नाम क्या बन जाएगा इसका, इथाइन। इसका नाम YNE, स्पेलिंग क्या आती है इसमें, YNE आता है। तो ईथ में हमने आइन लगाया तो क्या बन गया आपका, इथाइन बन गया। नेक्स्ट है आपका C3, C3 पे क्या होती है, प्रोप होती है, इसमें लगाओगे आइन तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन YNE, ठीक है, प्रोपाइन। नेक्स्ट है आपका 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे ब्यूट होती है, तो यहां बन जाएगा ब्यूटाइन। और लास्ट बन जाएगा आपका पेंटाइन। तो ये कुछ एल्काइंस है। इंपोर्टेंट जो है वो 2 हम पढ़ चुके हैं, एल्केन्स और एल्कीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक जो हमने एल्काइल ग्रुप पढ़ा है जिसमें मिथाइल पढ़ा है और इथाइल पढ़ा है। ठीक है, लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ऑप्शन में इसके ज्यादा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो MCQs में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो इथाइन जनरल फॉर्मूला याद रखो, बस जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, जितनी कार्बन है उसका डबल होके 2 कम दिखाई दे रही है हमें, सबसे पहले तो डबल ही कर दिया करो। जितनी कार्बन है जस्ट उसका डबल कर दो। आपको 2 ज्यादा दिख रहे हैं तो एल्केन है, डबल ही पे रुक रहा है तो एल्कीन है, और 2 से 2 डबल होके 2 कम हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला इसका याद रखोगे। बाकी ये 4 एल्काइंस हमें याद रखने, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और एक क्या होगी आपकी, पेंटाइन। चलिए अब हम कुछ ग्रुप्स देखते हैं। सबसे पहले आपका OH ग्रुप, किसी कार्बन कंपाउंड के साथ, चाहे वो इथाइन हो, मिथाइन हो, मतलब एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, आपका कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो वहां पे उसका नाम होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम बनाना सीख रहे हैं कि नाम कैसे बनाए जाते हैं। अगर कहीं भी आपका OH जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पे क्या लगा देना है, ओल। और एल्केन में ओल लगाया जाएगा तो हो जाता है एल्केनॉल। क्या बन जाएगा आपका, एल्केनॉल। तो साउंड जो आती है वो किसी किसकी आ जाती है, नॉल की हो जाती है। जहां भी OH आएगा उसका जब हम IUP एक्ट बनाएंगे, IUPAC नेम बनाते हैं, तो जहां आपको OH ग्रुप दिखेगा वहां पे आप क्या लगाओगे, ओल लगाओगे, और ये चीज एल्केन्स में लगती है तो एल्केन का हो जाता है एल्केनॉल। अगर आपका CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप आ रहा है आपका, CHO आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे कंपाउंड बन रहा है, कार्बन कंपाउंड है, और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, CHO ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आप लगाओगे अल, और जब वो एल्केन में जुड़ता है तो हो जाता है नल। स्पेलिंग मैटर करती है, वहां पे NOL होगा, यहाँ पे NAL होगा, नोल नल, नोल, और यहाँ पे क्या होगा आपका, नल होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका आ रहा है COOH, क्या आ रहा है, COOH, तो यहाँ पे बन जाता है आपका ओइक एसिड, और एल्केन में जुड़ेगा तो ये जाता है नोइक एसिड। ठीक है, इसकी साउंड जो आएगी वो कैसी हो जाएगी आपकी, नोइक एसिड।
और नेक्स्ट है आपका CO ग्रुप। अगर CO आ रहा है तो ये होता है आपका ऑन, तो ऑन का हो जाएगा नॉन। तो ये 4 ग्रुप्स की आपको साउंड ध्यान रखनी है। OH है तो नॉल होगा, CHO है तो नल होगा, COOH पे हो जाएगा ओइक एसिड, ओइक का बनता है नोइक एसिड, और CO पे क्या हो जाएगा आपका नॉन ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ऑन ग्रुप होता है, ऑन का क्या बन जाएगा आपका नॉन ग्रुप। अब मैं आपको नाम बना के दिखाऊंगी, नाम बनाते किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका नेम आएगा लिखने के लिए कि राइट द आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड। हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखो IUPAC नेम बनाना बहुत ईजी है। सिर्फ आपको पहले तो कार्बन पे ध्यान रखना है कि हमारे पास कार्बन कितनी है। उसके बाद आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है। ये 4 ही ग्रुप है आपके, एक ग्रुप और आएगा वो हम अलग से पढ़ेंगे। ये 4 ग्रुप इंपॉर्टेंट है जो घूम फिर के वापस आते रहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिपीट होते हैं, खैर इन्हीं चारों में से होंगे, थोड़ा कम पे जो जाता है वो ये वाला जाता है, बाकी ये 3 ज्यादा रिपीट होते हैं। IUPAC में हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन काउंट करनी है और उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ग्रुप कौन सा जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ रहा है वो कौन सा जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है। OH पे हमें क्या लगाना है, ऑल लगाना है। एल्केन में क्या लगाना है, ऑल लगाना है, जो बन जाएगा नॉल। कार्बन देखते हैं कितनी, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन या वैलेंसी पूरी करते हैं और कोई काम नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन का काम होता है वैलेंसी पूरी करने का। तो कार्बन कितनी है आपकी, 1 2 3 4, 4 कार्बन पे क्या होता है, आप मुझे बताओगे 4 कार्बन पे क्या होता है। तो 4 कार्बन पे होती है ब्यूट। ब्यूट में हमें क्या लगाना है, ऑल लगाना है, यानी कि ब्यूटेन में ऑल लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा आपका ये, ब्यूटेनॉल। मेरी वर्डिंग पे थोड़ी सी ध्यान दोगे आप, ब्यूट में नॉल लगाओगे तो ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा, ब्यूट में नॉल लगाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। सीधा इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनॉल। और देखते हैं CH3 CH2 CH2OH। आप इसका नाम बहुत आराम से बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि आपको कार्बन का नाम पता होना चाहिए। 1 कार्बन पे मेथ होती है, 2 कार्बन पे एथ होती है, 3 कार्बन पे प्रॉप होता है, 4 कार्बन पे ब्यूट होती है और 5 कार्बन पे क्या होती है, पेंट होती है। इतना याद कर लो आप, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि इतना आप बहुत आराम से याद कर सकते हो। तो CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नेम बनाना है हमें। तो 3 कार्बन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, 3 कार्बन पे होती है पेंट लगाना है, उसमें OH OH होता है नॉल, तो क्या बन जाएगा आपका पेंटेनॉल। तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। नाम क्या हुआ इसका, पेंटेनॉल। और देख लो, ये चीज नोट कर लेना। OH ग्रुप होता है नॉल, CHO ग्रुप होता है नल, COH ग्रुप होता है नोइक एसिड, और C हो जाता है आपका नॉन। 2 नेम मैं आपको बता चुकी है। पहले हम OH ग्रुप ही रिवाइज कर रहे हैं, OH ग्रुप ही जोड़ रहे हैं कार्बन के साथ। और देख लो यहाँ पे बन गया CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। नाम क्या लिखा मैंने, CH3 CH2OH। तो क्या नाम बनेगा इसका, कार्बन काउंट कर लेते हैं। IUPAC बोलते हैं कि पहले कार्बन काउंट करके आओ, कार्बन कितनी है। तो कार्बन कितनी है यहाँ पे, 1 2 2 कार्बन है। फिर बोलता है कि इसमें देखो ग्रुप कौन सा जुड़ा है, मेरे साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन पे क्या होती है, एथ होती है। एथ में हमें लगा देना है ऑल, तो नाम क्या बन जाएगा, इथेनॉल। नाम हो गया इसका इथेनॉल, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और देख लो CH3OH, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CH3OH कितनी कार्बन है, 1 कार्बन है। इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन पे मेथ होती है, मेथ में हमें लगाना है ऑल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। तो ये आपका हो गया मीथेनॉल। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना, समझ में आ गया होगा कि जितनी कार्बन है उस कार्बन पे हमें अगर OH ग्रुप आ रहा है तो क्या लगा देना है, नॉल लगा देना है। 1 कार्बन पे मेथ थी, मेथेनॉल। 2 कार्बन पे एथ था, एथेनॉल। 3 कार्बन पे क्या था, प्रॉप था, प्रोपेनॉल। 4 कार्बन पे ब्यूट, ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन पे क्या होती है, पेंट। तो नाम बन गया उसका पेंटेनॉल। तो OH ग्रुप हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमें दूसरा ग्रुप लगा देना है। ये वो नाम है जो बिल्कुल सीधे सीधे, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता है, बिल्कुल सीधा नाम पूछता है। तो आपको ये बिल्कुल सीधे तरीके से आंसर दे देना है उसका। और कैसे आएगा देखो,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा CHO ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या लगाना है, CHO ग्रुप आएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए, ठीक है। हमें इनके IUPAC नेम लिखने हैं। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखो सारे जितने 5 के 5 मैंने लिखे हुए हैं ना, सब में CHO आ रहे हैं। सभी में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। सभी पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब इसमें कार्बन देखनी है हमें अच्छे, इसकी ग्रुप की कार्बन काउंट होती है। इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन पे होती है मेथ। मेथ में हमें क्या लगाना है, नल। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, मिथेनल। इसका नाम क्या होगा आपका, मिथेनल। नाम हुआ आपका इसका मिथेनल। नेक्स्ट आपके देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे ईथ होती है, ईथ में लगा दोगे नल तो बन जाएगा इथेनल। इसका नाम होगा आपका इथेनल। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 CHO। यहाँ पे कितनी कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे क्या होती है, प्रॉप होती है। प्रॉप में लगा दोगे नल तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनल, ठीक है। इसका नाम बन जाएगा आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल। नेक्स्ट देखो कितनी कार्बन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन दिखाई दे रही है। 4 कार्बन पे होता है ब्यूट में लगाना है नल तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ब्यूटेनल। नेक्स्ट आपका 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 कार्बन पे होती है पेंट, पेंट में लगाना है नल तो क्या बन जाएगा आपका, पेंटेनल। तो आप ये भी ग्रुप भी बना लोगे। जहां पे हमारा OH ग्रुप था वहां पे हमें ओल लगाना था, ओल का मतलब नॉल। और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, नल लगाना है, NaL। और वहां पे क्या था आपका, NOL था। तो ये 2 ग्रुप है आपके जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। एक CHO ग्रुप हुआ और एक आपका हो गया OH ग्रुप। OH भी समझ लेते हैं, OH कैसे जुड़ेगा। OH क्या है हमारा, जैसे कोई फॉर्मूला आएगा CH3 CH2 C OH डबल बॉन्ड O। ये वाला ग्रुप ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब IUPAC में इसका लिखने होता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, तो COH को सीधा सीधा ना लिख के वो कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं। तो इसको आप OH ग्रुप मत समझ लेना। अगर कार्बन के साथ एक साइड O जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड से और एक साइड OH है, तो ये एक ही कंपाउंड होता है, एक ही ग्रुप है ये हमारा पूरा, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये पूरा एक ही ग्रुप है, COOH। कितनी कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन पे क्या होती है, 3 कार्बन पे होती है पेंट, 3 कार्बन पे होती है प्रॉप। प्रॉप में हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड। तो क्या बन जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन पे क्या होती है हमारी, प्रोपेन होती है और उसमें हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड लगा देना है। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन पे ब्यूट आता है, ब्यूट में क्या लगा दोगे, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप अपने मॉडल में, अनसोल्ड में कहीं देखना, जहां पे IUPAC अगर सीधे सीधे आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है OH ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है या COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप उनका एक बार ट्राई करना, घर पे क्वेश्चन एक बार लगा के देखना कि उनके आपसे IUPAC बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना। आप एक काम और कर लिया करो, जब जब आप फिजिक्स का रिवीजन करते हो या केमिस्ट्री का रिवीजन करते हो, तो हमें पता है यहाँ पे केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है। अब मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ा दी, तो आप क्या करते हो, इससे आसपास कुछ चीजें होती है उसको तभी चेक कर लिया करो कि हाँ जो मैम पढ़ा रही है वो एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम जो क्लासेस ले रहे हैं उसका हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो चीज़ हमें साथ साथ चेक करते जानी है। जैसे हमने IUPAC पढ़े, हमने 2 ग्रुप समझे, कौन कौन से, OH ग्रुप देखा और एक कौन सा ग्रुप देखा, CHO ग्रुप देखा। तो आपको उसमें क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चंस हमारे इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। तो हमारे पास 2 सोर्स होते हैं, मॉडल पेपर आते हैं और हमारे अनसॉल्व पेपर आते हैं। तो अनसॉल्व पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आप उसमें चेक किया करो कि आता है या फिर नहीं आता। देखो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं उसमें। फिजिक्स में हमें टॉपिक पढ़ना है रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। कल हमने मिरर देखा था कि मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका प्लेन मिरर और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो हमें यहाँ पे क्या करना, हमें स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के देखे थे, कॉनकेव था और एक क्या था आपका, कॉन्वेक्स था। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की हमें रे डायग्राम पढ़ने हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कैसे कैसे रखा होता है और उसके रे डायग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखा हुआ मिल सकता है। तो इसकी 6 केस होते हैं ऑब्जेक्ट रखने के। 6 जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो मैं आपको पहले 5-6 जगह से इंट्रोड्यूस करा दूं, 6 जगह कौन कौन सी जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। देखो, जो भी मिरर होता है, मिरर में कुछ चीजें होती है। हमें कौन सा मिरर बनाना है, कॉनकेव मिरर बनाना है। तो कॉनकेव मिरर में बाहर की साइड पॉलिश की जाती है। कॉनकेव मिरर में आप बाहर की साइड पॉलिश करोगे तो आपका कॉनकेव मिरर रेडी हो जाएगा। कॉनकेव मिरर तैयार हुआ, उसके सेंटर से एक लाइन पास करके जाती है जिसको हम उसकी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है उसको बोला जाता है उसका पोल। ये इसका पोल होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, पोल है ये एक स्फेयर का पार्ट है। ये जो हमने कॉनकेव बनाया एक पूरा स्फेयर का कट किया हुआ पार्ट है, ठीक है। छोटा सा पार्ट हमने कट किया और उससे स्फेरिकल मिरर मिला बनाया हमने। कौन सा मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। तो इसको कहीं ना कहीं अगर हम सर्कल को कंप्लीट करें तो उसका कहीं सेंटर भी आएगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसका सेंटर यहाँ पर है, सी। इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, वो होती है उसकी फोकस। ये मिरर की क्या होगी, आपकी फोकस होगी। तो मिरर की 2 चीजें होती है, मिरर का पोल होगा, 3 चीजें। मिरर में पोल मिला हमें, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर की क्या होती है, फोकस होती है। अब पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बोली जाती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस से पोल तक की जो लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है इसकी फोकल लेंथ। मिरर की फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा होता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा होता है इनफाइनाइट पे। हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का मतलब जहां तक की डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो एक जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पे रखा हुआ है, आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक रखना है हमें इनफाइनाइट पे। फिर दूसरी पोजिशन होती है इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में कहीं रखा होता है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, यहां से क्वेश्चन 110% आएगा आपका। बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ये भी बोला जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर। इसको क्या बोल देते हैं, बिहाइंड द सेंटर भी बोलते हैं इसको, बिहाइंड द सेंटर। तो सेकंड केस जो बना हमारा वो क्या होता है, बिहाइंड द सेंटर। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर पर। पहले इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट से पहले फिर पीछे हो गया, फिर कहाँ पे आ गया, सेंटर पर। तो नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन होती है वो होती है आपकी एट सेंटर। थर्ड वाली जो होगी वो कहाँ पे रखी होगी, आपके सेंटर पे रखी होगी। उसके बाद सेंटर और फोकस आ जाता है। तो नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन होगी, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन है वो कहाँ पे रखा होगा, आपका कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है, बिटवीन सी एंड एफ। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ का मतलब होती है इसकी फोकस। तो आपको कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। उसके बाद है आपका कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में आ गया, फिर क्या पड़ी, फोकस। तो नेक्स्ट होता है आपका एट फोकस। एट फोकस फिफ्थ वाली जो कंडीशन है, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो एट फोकस। और उसके बाद लास्ट चलेंगे हम, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा होगा, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये 6 कंडीशन होती है जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना होता है। तो जब हम रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो 6 कंडीशन आती है हमारी। कौन कौन सी 6 कंडीशन आती है, सबसे पहले हमें कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है, ठीक है। पहले आप कहाँ पे रखोगे, इनफाइनाइट पर। कहाँ पे रखना है, हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पे रखना है। सेकंड हमें फिर कहाँ पे रखना है, सेंटर जो है हमारा, यानी कि जहाँ पे हमारा सेंटर है उस सेंटर के पीछे रखना है, तो बिहाइंड द सेंटर। सेकंड कंडीशन आपकी कहाँ जाएगी, बिहाइंड द सेंटर। उसके बाद आप कहाँ पे रखोगे, सेंटर पे रखोगे। फिर सेंटर के बाद आती है फोकस, तो सेंटर और फोकस के बीच में रखना है, तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिर क्या आ जाएगी, आपकी फोकस आ जाएगी, तो कहाँ पे रखोगे, आप फोकस पे रखोगे, यानी कि एट फोकस। उसके बाद फोकस और पोल के बीच में, फोकस के बाद पोल है तो फोकस और पोल के कहाँ पे रखेंगे हम, बीच में रखेंगे,
तो ये हमारी 6 कंडीशन है जहाँ पे हमें क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमें ड्रॉ द रे डायग्राम इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बिहाइंड द सेंटर बोल देगा, या फिर बोल देगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ठीक है, तो इसी 6 में से आपको कोई एक जरूर मिलेगा। ये ऑप्शन में भी आ जाते हैं, रे डायग्राम बनाने को भी आते हैं, तो हम इनके रे डायग्राम सीखते हैं। देखो पहले दो केस लेके चलते हैं। पहले हमें ऑब्जेक्ट को वहां पे रखना है एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे रखते हैं। कॉनकेव लेंस मिरर बनाओगे, कॉनकेव मिरर में पीछे की साइड पॉलिश होती है। इसका ये सेंटर ऑफ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे इसकी क्या है, फोकस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। एक चीज आप ध्यान से सीखोगे कि इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से 2 रेज आएंगी। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट से 2 ही रेज लेके आनी है। हमें जब भी किसी भी चीज का रे डायग्राम बनाना है तो ऑब्जेक्ट से हम 2 रेज लेके आएंगे। अब हमें रेज कहाँ से लेके आनी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से 2 रेज आएंगी, और इनफाइनाइट से चाहे 2 रेज आए चाहे 10 रेज आए, वे एक दूसरे के पैरेलल आती है। हमेशा इनफाइनाइट से आने वाली जो रेज होती है वो ऑलवेज कैसे होती है, पैरेलल टू ईच अदर। तो पहली रेज ऐसे आ रही है अगर, तो दूसरी रे इसी के पैरेलल आती है। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ले जाते हैं और एक नीचे से ले जाते हैं। दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है, यहां से टकराएंगी, मिरर है तो इससे बाउंस होकर वापस चली जाएंगी। तो जब भी पैरेलल रेज आती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जो आती है, वो टकराने के बाद फोकस से निकलती है। मेरी बात पे ध्यान दोगे, थोड़ा गौर दोगे कि जब भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी कोई भी रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो इससे मिरर से टकरा के कहाँ से निकलती है, फोकस से निकल जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकली, आपके फोकस से। दूसरी रेज भी पैरेलल है तो ये टकराएगी और ये भी कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो दोनों रेज जो है वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है टकराने के बाद। और जो टकराने के बाद रेज वापस आती है उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो 2 रिफ्लेक्टेड रे यानी कि 2 वापस जाने वाली रे जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, वहां पे हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। वहां पे आपका ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, फोकस पर बनती है। क्योंकि देखो यहाँ से किरण आई, यहाँ से रेज आई, टकराने के बाद फोकस से चली गई, यहाँ से रेज आई, टकराने के बाद फोकस से चली गई। वापस जाने वाली जो रेज है यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों की दोनों कहाँ से होके गई है, फोकस से होके गई है, तो फोकस पे मिल रहे होंगे दोनों। तो इमेज जो बनी है इस पे, वो कहाँ पे बनी है, एट फोकस। ऑप्शन का क्वेश्चन रेडी हो गया। इनफाइनाइट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनती है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती है, आपकी फोकस पर बनती है। अब बात आती है इसके नेचर की कि इसका नेचर कैसा होता है। इसका नेचर भी बता दो मैं कि इसका नेचर कैसा है। नेचर कैसे होता है, बनने वाली इमेज या तो रियल होगी या फिर कैसी होगी, आपकी वर्चुअल होगी। बनने वाला इमेज या तो रियल होता है या फिर कैसा होता है, वर्चुअल होता है। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इनवर्ट, यानी कि उल्टी, उल्टा बनता है। ठीक है, रियल इमेज ऑलवेज इनवर्ट होती है और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है। बस ये 2 वर्डिंग पकड़ लो आप यहाँ से। रियल इमेज हमेशा इनवर्ट बनेगा, उल्टा बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा यानी कि सीधा बनेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वर्चुअल है या फिर रियल है, रियल है या फिर वर्चुअल है। तो देखो, अगर वास्तव में रियल में दोनों लाइनें मीट हो रही है, हमने नहीं मिलाई, आपने खुद नहीं मिलाई, वो खुद मिल रही है, इधर से आके इधर चली गई, इधर से आके इधर चली गई, तो दोनों आपस में कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो यानी कि इसका जो इमेज बना वो कैसा बना है, रियल बना है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इनवर्ट होती है। तो रियल एंड इनवर्ट, इसकी जो इमेज बनी है वो रियल एंड कैसी बनी है, इनवर्ट बनी है। इसका साइज पूछा जाता है, एंड द साइज ऑफ इमेज, एंड द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल बना है या फिर लार्ज बना है। तो इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट वो कैसा होता है, लार्ज होता है, और फोकस बहुत छोटा सा होता है, और फोकस पे इमेज बन रही है, तो सीधी सी बात है कि इमेज भी कैसी होगी, आपकी छोटी होगी, और बहुत ज्यादा छोटी होगी। तो साइज ऑफ इमेज इज वेरी स्मॉल। तो इस पे बनने वाला ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होगी, तो रियल एंड इन्वर्ट, और इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कहाँ पर बन रही है इमेज, तो कहाँ पर बन रही है,
फोकस पर बन गए। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, रे डायग्राम कैसे बनना है और उसकी इमेज कैसे बननी है। जनवरी में रिवीजन कराने के बाद में फरवरी में आपको कॉपी भी सिखाऊंगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी होती है, वो हम टेलीग्राम पे काम किया करेंगे उसका। लेकिन पहले आप सब कुछ याद कर लो, सब कुछ रिवीजन कर लो। पहले हमें याद होना चाहिए, लिखेंगे तो हम तभी, जब हमें क्या होगा, चीजें हमारी माइंड में होंगी तब हमें लिखने में मजा आता है। तो आप पहले ये चीजें लिखते जाओ, रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते जाओ इन चीजों को, ठीक है। यही चीजें आपको बार बार रिवाइज करना है। तो पहला आपका तैयार हुआ कि जब हमारा इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बन जाती है, जाकर फोकस पर बन जाती है। दूसरा है हमारा बिहाइंड द सेंटर। मैं आज ये कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। एक नई वीडियो, कल संडे है तो संडे में आपको एक पूरा मैथ्स का वीडियो दे देंगे जिसमें हम 14 चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे एकदम, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कल, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा लंबा चल गया वाला टॉपिक, खत्म ही कर देते हैं इसको, फिर ये बीच में रह जाएगा। बिहाइंड द सेंटर हमें जो कहाँ रखनी है, इमेज को जो रखना है, ऑब्जेक्ट को जो रखना है, वो सेंटर के पीछे रखनी है, बिहाइंड द सेंटर। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं छोड़ नहीं रही हूँ उसको बीच में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है, फटाफट से सीख लो आप इन चीजों को, प्रैक्टिस कर देना बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे से बनाना, अच्छे से ड्रॉ करना। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए आपको आपकी। ये हो गए पोल, यहाँ पे इसका हुआ सेंटर, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, बिहाइंड द सेंटर, यानी कि सेंटर के पीछे रखना है। तो हमने सेंटर के पीछे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट से पहली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लो, बिल्कुल मन में दिमाग में बैठा लो कि जहां भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है, पहली रेज जो है वो हमेशा कैसे जानी है, पैरेलल जानी है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, और पैरेलल रेज टकराने के बाद फोकस से निकलती है। तो ये रेज जो है आपकी, ये निकल जाएगी फोकस से। टकराने के बाद कहां से निकल गई, ये फोकस से निकल गई। दूसरी रेज आपकी जाएगी, क्या है, सेंटर। यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ रहा है, तो दूसरी रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सी से। अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। सेंटर से जा रहे हो, सेंटर से क्या हो जाओगे, वापस हो जाओगे। तो सेंटर से गई और सेंटर से वापस आ गई, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो इसकी जो इमेज बनी है वो कहां पर बनी है, सेंटर और फोकस के बीच में बनी है। तो इसकी इमेज जो फॉर्म्ड हुई है बिटवीन C एंड F, तो आप क्या लिखोगे, द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। जो इमेज आपकी फॉर्म हुई है, इमेज जो बनी है वो कहां पर बनी है, C और F के बीच में बनी है। कैसा नेचर है इसका, तो नेचर कैसा होगा, अब देखो रियल है या फिर कैसी है हमारी, रियल इमेज बनी है या फिर कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। तो अपना आप ही मीट हो रहे हैं, एक ऐसे जाके ऐसे गई, एक ऐसे जाके ऐसे गई, तो दोनों हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मीट हो रही है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है। और जब मीट होती है तो रियल बनता है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्ट होती है। यहाँ पे तो इमेज बल्कि दिखाई भी दे रही है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है, इमेज उसके नीचे बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो मीट हुई है, तो यानी कि इमेज नीचे की तरफ उल्टा बना है, तो रियल एंड इनवर्ट। और जब रियल एंड इनवर्ट इसका नेचर हो गया, साइज में कैसा है, एंड द साइज ऑफ इमेज इज, देखो ऑब्जेक्ट की साइज ये है और इमेज की साइज ये है, तो दिखाई दे रहा होगा स्मॉल बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज जो है आपका वो कैसा है, स्मॉल है, तो यहाँ पर भी कैसा साइज बन रहा है आपका, स्मॉल साइज। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, तो ये तो हमारा रेडी है, हमें पता है रे डायग्राम बनाना, तो इसके बिना तो बनेगा नहीं। तो ये चीज तो पहले तैयार हो जाती है। ये बनाया मिरर, दिस की प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया सेंटर, यहाँ पे हो गया पोल, सेंटर और बीच में क्या मिल गई हमें, फोकस मिल गई। अब हमें कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर पे। सेंटर ये रही हमारी, तो सेंटर पे रख देंगे हम इसको। सेंटर पे जब आप रखोगे तो पहली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है, तो पहली रेज तो हम ऐसे लेके जाएंगे, और पैरेलल रेज जो होती है आपकी वो टकराने के बाद सीधा फोकस से निकलती है, निकल गई फोकस से। अब दूसरी रेज हमें पता है सेंटर पे तो ये रखी हुई है, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। अब इसके बाद रास्ता नहीं है भाई, वहां पे सेंटर के पीछे रखी थी तो उसके पास सेंटर था रास्ता जाने के लिए, और सेंटर से गई थी दूसरी रेज, सेंटर से क्या हो गई थी, वापस आ गई थी। यहाँ पे सेंटर पे वो खुद रखी हुई है, तो अगला रास्ता देखेगी वो क्या, हमारी फोकस है। तो सेकंड रेज कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है।
जब रेस पैरेलल थी तो फोकस से निकल रही थी, अब फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो टकराने के बाद ये जो रेज है वो कैसी हो जाती है, आपकी पैरेलल हो जाती है। तो फोकस से निकली और टकराने के बाद ये कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और जो दोनों मीट जो करती है, देखो दोनों जो जहां पे मिल रही है वो कहाँ मिलती है, सेंटर के बिल्कुल नीचे मिलती है। टकरा के वापस आने वाली जो रेज है वो कहाँ पे मिलती है, आपके सेंटर के नीचे ही मिल जाती है। तो जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर पर, सेंटर के नीचे ही क्या बन जाती है, हमारी इमेज बन जाती है। तो इमेज जो आपकी बनी है वो कहाँ पे बनी है, बिलो द सेंटर, सेंटर के कहाँ बन जाती है, नीचे बन जाता है। तो इसका जो इमेज बना है, इमेज बना है बिलो द सेंटर, सेंटर के नीचे। नेचर कैसा होगा, नेचर बता दो मैम, नेचर कैसा होगा इसका। तो नेचर आपको भी दिख रहा है कि दोनों रियल में अपना आप मीट हो रही है। ये सीधी गई थी पैरेलल, फोकस से निकल गई, ये फोकस से निकल गई तो पैरेलल हो गई। तो यानी कि कैसी मिल रही है, रियल हो रही है। यहाँ पे आपस में मीट कर रहा है तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। नहीं पता रियल, तो देखो ये सीधी रखी थी, इमेज इन्वर्ट बना, इन्वर्ट बना है तो रियल अपना आप ही होगा। तो रियल एंड इन्वर्ट। बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर उसमें पूछे जाते हैं ऑप्शन में कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होता है सेंटर पर तो उसका नेचर कैसा होता है, रियल होता है या फिर नेचुरल, सॉरी वर्चुअल होता है। तो कैसा होता है हमारा, रियल होता है। रियल इमेज कैसी होती है, तो रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इन्वर्ट होती है। और इसका साइज की बात कर लेते हैं, साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज इज, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो सेम साइज बनता है। साइज ऑफ इमेज इज सेम, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हमारा किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें कहां पे रखना है, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब हमें कहां पे रखना है, सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं, ये रख दिया। पहली रेस तो कैसे जानी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है। टकरा के कहाँ से निकलनी है, फोकस से निकलनी है। ये भी हमें पता है कि पैरेलल रेस हमेशा कहाँ से आती है, फोकस से आती है, तो हमने फोकस से निकाल दी। दूसरी रेस हमारे पास रास्ता फोकस है तो फोकस से जाएगी। जो रेस फोकस से जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जाएगी फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, जो फोकस से जा रहा है वो पैरेलल हो जाएगा और जो पैरेलल जा रहा है वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो दोनों रेज आपस में मीट देखो यहाँ पे कर रही है, टकरा के वापस आने वाली जो रेज है वो यहाँ पे मिल रही है, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा। ये बन गई इमेज। कैसा बना, रियल बना या फिर वर्चुअल बना है, तो बताओ कि इमेज यहाँ पे जो बन रही है वो रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर भी वास्तव में खुद ही मीट कर रहा है, खुद ही मिल रही है, रेज वापस आ रही है। तो यहाँ पर भी आपका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। रियल है तो कैसी होगी, इन्वर्ट होगी, रियल एंड इन्वर्ट। साइज ऑफ बताओ कैसे होगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज, देखो इमेज ऑब्जेक्ट ये है और इससे बड़ा बना है हमारा इमेज, तो कैसे हो जाएगा, लार्ज। साइज ऑफ इमेज इज लार्ज, यहाँ पे जो इमेज बनी है वो लार्ज बनी है। इसका इमेज बनी कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है इसकी, ये तो इसके हमने नेचर की बात कर ली। इमेज तो बताओ कहाँ पे बनी है, तो इमेज कहाँ पे बनी है, सेंटर से पहले बनी है, सेंटर से पहले बनी है, यानी कि बिहाइंड द सेंटर, बिहाइंड द सेंटर। सेंटर के पीछे इसकी इमेज बनी है तो क्या आ जाएगा आपका, बिहाइंड द सेंटर। कोई भी डाउट हो, कहीं पे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दिया करो, आपके कमेंट ले लिए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो आप उसको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को बता दिया करो। सेंटर वाली भी होगी हमारी, सेंटर और फोकस के बीच वाली भी होगी, बची आपकी दो। नेक्स्ट है आपका एट फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट तो जो रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। तो हमें ऑब्जेक्ट रख देना है फोकस पर। चलो अब तो हमसे कहीं भी रखवा लो ये ऑब्जेक्ट, है ना। हमने 6 की 6 कंडीशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली कि 6 कंडीशन कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो रिवाइज करते रहा करो बार बार, ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है आपका, इसको बार बार पूरा टाइम आपको पढ़ाई में लगाना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे हो गया इसका सेंटर, यहाँ पर हो गई इसकी फोकस, यहाँ पे हो गई इसकी पोल। हमें जो रखना है वो कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है। फोकस पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकस पे रखा है। पहली रेस तो हमेशा कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से निकलती है, फोकस से निकल गई, ठीक है, निकल गई फोकस से। अब जो नेक्स्ट वाली रेज है वो कहाँ से लेके जाएंगे हम, तो देखो फोकस के बाद तो हमें सीधा क्या दिखाई दे रहा है, पोल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ना पोल से निकालेंगे। आपको क्या कर देना, सेकंड रेज पोल की तरफ को झुक जाएगी,
पोल की तरफ को झुकेगी और जितने एंगल पे वो झुकी है, यानी कि जितना हमारा इंसिडेंट एंगल बना है, ये तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल ही तो हो गया, ये देखो नॉर्मल है और यहाँ से रेज आ रही है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। तो जितने एंगल पे झुकी है उतने ही एंगल पे ये क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, जाने वाली रेज, ये दोनों रेज एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल जाती है। दोनों रेज एक दूसरे के समांतर जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आती है, तो पैरेलल रेज मिलती भी जाके कहां पर है, इनफाइनाइट पे। तो हम मान के चलते हैं कि इसका जो इमेज बना है वो कहां पे बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। ये चीज दोबारा से देख लो, जब पहली रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, टकरा के कहां से निकल गई, फोकस से निकल गई। दूसरी रेज फोकस के बाद हमें पोल दिखाई दे रहा है, तो पोल पे जितने एंगल पे झुकी उतने एंगल से टकराकर वापस हो गई। दोनों रेज बिल्कुल एक दूसरे के समांतर जाएंगी, जरा सा भी इनमें गैप नहीं होगा, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। जब एक दूसरे के पैरेलल जाती है तो जाके कहाँ पे मिल जाती है, इनफाइनाइट पे जाके मिल जाती है। अब इसका नेचर देख लेते हैं। मैंने बोला कि इनफाइनाइट पे जाके मिल जाती है, और अगर मिल रही है तो कैसी है, रियल है। रियल है तो कैसी है, इनवर्ट है। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इनवर्ट होती है। बात आती है साइज की, मैम साइज क्या होगा, तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट बड़े बड़े होते हैं तो इमेज भी कैसी बढ़ेगी, बड़ी बनेगी। तो इनफाइनाइट पे चीजें कैसी हो जाती है, लार्ज हो जाती है और वेरी लार्ज हो जाती है। तो इसका जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, वेरी लार्ज। लास्ट है आपका बिटवीन फोकस एंड पोल। हमें कहां पे रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो तैयार कर लेते हैं इसका डायग्राम। देखो हमें कहां पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखना है। चलो रख देते हैं, फोकस और पोल के हमने बीच में रख दिएगा। पहली रेज कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। पैरेलल रेज टकराने के बाद सीधा रास्ता पकड़ती है फोकस वाला। कहां से निकल गई, वो फोकस से निकल गई। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, मार्कर हल्का चल रहा है। कहां से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरी रेज वही काम करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, पोल की तरफ को झुका देंगे, जितने एंगल पे ये झुकी है उतने एंगल से वापस हो जाएगी। तो जब इसको आप वापस लेके जाओगे ना, तो फोकस से निकलने वाली रेज और ये पोल से आने वाली रेज, ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहीं मीट होने का तो मतलब ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखो मीट नहीं हो रही है अब यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, मिरर के पीछे इसकी वर्चुअल इमेज तैयार करोगे। जितनी ये पीछे जा रही है उसी वे में हम इसको आगे ले जाते हैं। जैसे ये पीछे तो ये खुद जा रही है, आगे हम इसको खुद ले जाएंगे अपने आप। जैसे फोकस से पीछे जा रही है ऐसे ऐसे इसको फोकस से आगे ले जाओ, तो कहीं जाके ये आपस में क्या कर जाती है, मीट कर जाती है। जहां पर मीट कर जाएंगी वहीं पे इसका इमेज बन जाता है। और ये इमेज खुद नहीं बना, खुद तो रेज यहाँ जा रही थी पीछे, हम लेके गए हैं। यानी कि इसकी इमेज कैसी बनी है, यहाँ बनी है वर्चुअल इमेज। एक स्पेशल केस ये आता है कि कॉनकेव मिरर में कौन सा केस है जहां पर हमारी वर्चुअल इमेज तैयार होती है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ था एक, तो तब हमारी क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज बनी कहां पर है, कहां पर इमेज बनी है, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। और कैसी बनी है, इसका नेचर बता दो मैम। तो नेचर कैसे होगा, इसका नेचर आपको भी पता है। नेचर कैसा बना, हमने खुद से बनाई, यानी कि वर्चुअल है। इमेज कैसी है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, इरेक्ट। और आपको दिखाई भी दे रही है, देखो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। तो यहाँ पर इमेज बनी है रियल, सॉरी इरेक्ट। वर्चुअल में इमेज हमें पता है इरेक्ट होती है, और हमें दिखाई भी दे रही है कि यहाँ पे इरेक्ट बनी है। साइज आप देख के बता दो, साइज कैसा होगा, तो लार्ज है। ये रहा ऑब्जेक्ट और वो रहा इमेज, तो कैसा बन रहा है, साइज है इसका लार्ज। कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, और आप उसको बहुत इजीली टिक कर दोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही, ठीक है। तो इनकी रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है आपको। अपना बना के देखना है, बोर्ड है तो बोर्ड पे बना के देखोगे, नहीं तो नोटबुक पे अपना बना के देखना है। बहुत अच्छे तरीके से बना के देखना है। नहीं आपको बनाना आता है तो एक बार देख लो, बुक्स में भी दिए होते हैं डायग्राम, आप उसमें देखो, उसकी हेल्प लो। नहीं समझ में आया तो टीचर की हेल्प लो। तो लेकिन आपको सीखने हैं, अब तो हमारा काम है कि हमें सीखना ही सीखना है। और एक बात और, हमारे चैनल पर जितने मुझे स्टूडेंट चाहिए थे वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी जो क्लासेज है वो लाइव आ सकती है। तो हम जो क्लास लिया करेंगे वो अपने लाइव क्लास लिया करेंगे, जिसमें आपके जो डाउट होंगे वो भी मुझे साथ के साथ पता चलते रहे, ठीक है। तो आपकी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी 10 डेट से, 10 जनवरी से लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग होगी 8 से 9 की। 2 वीडियो में आपके लेक्चर कवर होंगे। बच्चों का बोलना है कि मैम 2 वीडियोस में लेक्चर कराओ, एक में हमारा साइंस और मैथ हो जाएगा, ठीक है। बात भी सही है उनकी, आधा आधा घंटा दोनों के लिए होना चाहिए।
तो एक वीडियो आपकी 8 से 9 वाली आएगी साइंस एंड मैथ की, और उसके बाद 10 से 11 वाली वीडियो आएगी आपकी बायोलॉजी और एसएसटी की, ठीक है। 10 से 11 वाली आपकी बायोलॉजी और एसएसटी की हो जाएगी, और 8 से 9 वाली आपकी जो होगी वो किसकी होंगी, साइंस और मैथ की, ठीक है। आप इनको अच्छे से करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड बाय, टेक केयर, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।